वेलकम बैक जनाब। कराची में पहली मरतबा 2 ख़वातीन अहलकारों को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक जोन डिस्ट्रिक्ट साउथ में तैनात लेडी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सुमाविया और ट्रैफिक जोन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट रजिया को पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल राइडर तैनात किया गया। इन अहलकारों ने हमारे क्या कहना चाहिए हमें बेसिकली रोक लिया। हमारे एंकर यानी हम दोनों को यानी मेरे साथी एंकर महक और महक के साथ एंकर शुएब को रोक लिया। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। महक, हमारे पीछे ट्रैफिक पुलिस एहलकार आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैंने पहले वैसे नहीं देखी ये ख़वातीन पुलिस एहलकार कराची की सड़कों पर। मेरे ख्याल से कराची की सड़कों पे इस तरह से पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस में भर्ती किया गया है ख़वातीन को, और आज ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। सायरन भी दे रहे हैं। आई डोंट नो, हमें तो नहीं सायरन दिया जा रहा। ये तो हमें इशारा कर रही है। हमें लेकिन जल्दी है महक। क्या बात करना चाह रहे, इशारा करें साइड पे लगाने का। अच्छा, निकल जाऊं? नहीं नहीं, आप रोके पूछते हैं क्या मसला है। जी भाई, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। बिल्कुल नहीं पहना। सॉरी, इसलिए हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं। भाई, जितने भी जल्दी उनका सीट बेल्ट पहनना चाहिए आपको। लाइसेंस है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस? लाइसेंस भी नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं बांधा है आपने। जी एक्चुअली प्लीज़, अभी हमें बहुत जल्दी में जाना है। अगर जाने दें प्लीज़ आप हमें। नहीं, अभी आप थोड़ा सा आगे चल जाए, यहाँ दूर है। आप आगे आ जाए, बात जाने देना। एक्चुअली शादी आप आगे आ जाए, बात कर लेंगे। चले। आगे आप छाव में आ जाए, यहाँ दूर है। हम आगे जाएंगे तो चलान करेंगे, लेकिन अब रोक रही हैं अपने से, तो रुकना पड़ेगा। देखते हैं। लगता है मैं कि आज चलान होगा। मुझे लग रहा है कि आज चलान। में नॉर्मल चीजें, बेल्ट ना पहना, लाइसेंस ना रखना। चले, लेट्स सी। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम बहुत जल्दी में जा रहे थे, तो प्लीज़ अगर आप हमें जाने दें। भाई, आप जल्दी पे जा रहे हो, बात ठीक है आपका। आप जितने भी जल्दी है, इमरजेंसी हो आपका काम। खुदा ना खास अगर आपके एक्सीडेंट हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? सीट बेल्ट भी नहीं आपके पास। नहीं, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है अभी फ़िलहाल नहीं है जी। तो आप नेक्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने साथ रखो। सीट बेल्ट लाजमी आप पहना करें, ठीक है ना? सीट बेल्ट के बगैर नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, ये हमने आपको क्या दिखाया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जो हमें रोका, ये कराची की सड़कों पर अब बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार, खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोक सकती है। मैं और महक जा रहे थे, हमने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा, तो मर्द हजरात, तो यानी मर्द एहलकार तो मौजूद होंगे। अब ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट साउथ में स्पेशली तैनात की गई हैं, सुमाविया एंड रजिया, जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात करानी है। और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनकी, आज हमने इसकी बात करनी है। तो जनाब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। मुझे बताएंगी कितना मुश्किल होता है। हम तो बड़ी आसानी से रुक गए, एक अच्छा शहरी होने का हमने सबूत दिया। लोग रुकते हैं? नहीं, कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग रुकते नहीं और बहुत बेसबाजी भी करते हैं जी। क्या क्या मुश्किलात होती हैं? कब सुबह आती हैं यहाँ पर? वापसी का क्या टाइम है? सुबह हम लोग तकरीबन 11 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं अपने पॉइंट पे, ड्यूटी पॉइंट पे, और 4 बजे ऐसे निकल जाते हैं। तो आपके साथ साथ और भी ख़वातीन मैंने देखे मौजूद हैं? मेरे साथ समाविया में 2 ही लेडीज़ अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, शारा फैसल पे कर रहे हैं हम लोग। शारा फैसल पर? अच्छा, सिर्फ शारा फैसल को चूज़ करने का क्या मकसद है? अभी हमें ऑर्डर तो सिर्फ शारा फैसल का है, वैसे हम पूरे कराची में पेट्रोलिंग करेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा इससे हट के बात करती हूँ। मुझे ये बताएं, कभी सोचा था बाइक चलाऊंगी, इस तरह से सड़कों पे लोगों को बाइक के साथ साथ अपने इशारों पे रोको? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं साइकिल चलाती थी, मुझे शौक था शुरू से बाइक चलाना। मैंने अपने लिए 70 लिए, खुद अपना पर्सनल मेरी बाइक है। पर्सनल 70? क्या बात है। यानी इसके अलावा, ड्यूटी के अलावा भी आप बाइक चलाती हैं? बाइक चलाती हूँ जी। मैं PSL की ड्यूटी करती थी, तो वहाँ मैं अपने बाइक पे आती जाती थी।
तो डीएसपी सर सही थे, मुझे देख ले कह रहा डीआईजी से ऊपर से ऑर्डर आया कि लेडीज़ भी पेट्रोलिंग करेंगे, आपको बाइक आती है तो आप चलाती, मैंने आपको देखा है, आप पेट्रोलिंग के लिए आ जाए। मैंने कहा ओके सर, मैं आ जाऊँगी। कराची सबसे बड़ा शहर, यहाँ का एक बड़ा मसला ट्रैफिक भी है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लोग रश में फंस जाते हैं, तो रज़िया क्या करती हैं? जब रोड ज़्यादा रश होते हैं, कराची है माशाल्लाह आबादी ज़्यादा है, तो इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, रश वो माशाल्लाह ख़त्म हो जाता है, ठीक होता है, गाड़ियाँ रुकती नहीं है। तो यहाँ से जाके क्या करती है, रोटी छोटी खाना शाना किचन विचन? मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तब सबसे पहले मैं दोनों बच्चों से देखती हूँ, उनको माशाल्लाह। तक्कर मेरा ख़त्म हो जाता है, बच्चों से प्यार करती हूँ अपनी, और खाना वगैरह बच्चों को फिर खिला देती हूँ, उससे पूछती हूँ कि सारा दिन क्या किया, स्कूल गई है नहीं और ट्यूशन गई है नहीं। क्या बात है। चले अब सुमाविया के पास भी चलते हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इतनी बहादुरी, इतनी हिम्मत और इतनी धूप में, इतनी तपती हुई धूप में जो बाइक चलाती हैं, ये हिम्मत कैसे आती है? हमें रोका था इन्होंने। ये सायरन बजा बजा के रोका था। ऐसे साइड पे। तो जब हम एक्टिंग कर रहे थे ना, हमें थोड़ी एक्टिंग भी आती, तो मैंने शुएब से कहा, मैंने कहा शुएब बेटा चलान का वक्त आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को रोकती हैं, तो मैंने उनसे भी सवाल किया था, हमारी तरह शराफत से रुक जाते हैं या फ़ौरन निकल जाते हैं? देखिए 50% जो पब्लिक है वो तो रुक जाती है आपकी तरह बिल्कुल। जो 50% ऐसे हैं जो नहीं रुकते, उनको काफ़ी मतलब पीछे जाके रोकना पड़ता है। अच्छा सुमाविया, इस वक्त भी हम देख रहे हैं एक कॉन्वॉय गुजर जा रहा है, एक माहौल होता है कॉन्वॉय से गुजरना। इस वक्त ट्रैफिक को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पर आपने लोगों को रोका, वो लोग गाड़ियों से निकल कर, बाइक से उतर कर आप लोगों से बात करते हैं कि हमें जाने दो, हमें जल्दी है, ये मामला भी होता है? जी अक्सर होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमें ऑर्डर है तो हमने उसको फॉलो करना होता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम उनको दूसरे रूट से निकाल देते हैं। जो लोग आपको समझ जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझते, आप कैसे डील करती हैं? आप, मुझे लगता है थोड़ा सा इनको देखना है, गुस्से वाला अंदाज है इनका, दबंग वाला स्टाइल। डांटती भी है? नहीं डांटते तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपको तो पता ही पाकिस्तान अवाम ये वो बहुत रोना रोती है, लेकिन हमें तरस आ जाता है, हम वार्निंग कर दे के छोड़ देते हैं। वैसे नहीं, मुझे बस हमें बताएं कि ऐसा होता है बाइक वाला रुका, चलान उसका आपने करना था, लेकिन वो रो ही पड़ा हो कि ना करो, 100 रुपये का भी ना करो, 200 रुपये का भी ना करो, और तरस आ गया फिर नहीं, आपको? एक बार ये ऐसा हुआ है कि चालान हुआ, लेकिन वो बहुत रो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने उसे छोड़ दिया, खुद ही पे कर दिया था। वो खुद पे किया? जी। क्योंकि एक बार चालान कट गया तो पे तो वो होना है। जी होना है। अच्छा, ज़्यादातर जो वायलेशन है वो किस चीज़ की हो रही है? लाइन की वायलेशन हो रही है, हेलमेट की वायलेशन हो रही है, सीट बेल्ट की हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए ज़्यादातर जो वायलेशन हो रही है बाइक वाले तो हेलमेट के, अगर हेलमेट होगा भी तो वो या तो वो बैक पे रख देंगे या तो सामने रख देंगे, वेयर नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल फोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, और यही हादसा की वजूहत बनती है। यानी जो इस वक्त ज़्यादा हादसा हो रहे हैं उसकी एक मेन कॉज मोबाइल फ़ोन का यूजेज है। जी। क्या ये मामला होता है कि जब एक मर्द को आपने रोका है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए, और एक औरत को रोका है, अगर मर्द ज़्यादा बात सुनते हैं या कि औरतें ज़्यादा बात सुनती हैं? बदतमीजी कौन करता है? बहस करने की औरतों में आदत होती है। कौन करता है? जी ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि फ़ीमेल जो होती है वो ज़्यादा आगे से आर्गूमेंट्स वगैरह करती रहती हैं, वो बात नहीं मानती। वो जो आर्गूमेंट खातून करती है वो मर्द अहलकार से ज़्यादा करती है कि आपसे भी करती है? मुझसे भी करती हैं, जाहिर सी बात है, मैंने उनको देखा वो अक्सर वायलेशन करती हैं, जानबूझ के करती हैं। जानबूझ के करती हैं? लेकिन चलाती बहुत अच्छी है गाड़ी, मुख्तलिफ जगह में देखा, लेकिन जानबूझ के वायलेशन इसलिए तो नहीं करती, उन्हें पता कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो हम निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपने भी अपना कोई पर्सनल होंडा 70 रखी हुई है? नहीं पर्सनल तो नहीं रखी हुई, 150 होंडा चलाती रही मैं। ये बचपन से शौक था? नहीं बचपन से तो शौक नहीं था, बस फील्ड में आए तो बस फिर काम करना पड़ता है। क्योंकि कभी सोचा था ट्रैफिक को मैनेज करेंगी बाइक पर? नहीं, ये तो जो नसीब में लिखा वो कहते हैं ना, नसीब में होता है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समा का सलाम, नया दिन का सलाम। इस सख्त मौसम में कराची के शहरों को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये ज़बरदस्त यहाँ पर काम करें। तो चलते हैं आगे, SSP ट्रैफिक, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन एहलकारों से तो हमने बात की। SSP ट्रैफिक साउथ अहमद साहब साथ मौजूद हैं, मॉनिटर लगता है ट्रैफिक यहाँ पर कर रहे हैं। वेरी टफ के ज़ाहिर है एहलकारों का यहाँ होना, अफसरान का यहाँ होना और इस सारे मामले को मैनेज करना, इस टफ। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसा मामला होता है कि कोई खातून कोई ट्रैफिक वायलेशन करे या फॉर दैट मैटर वो कोई ख़िलाफ़ वर्जी करे, और जब एक एहलकार जाए बात करने के लिए तो आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और इसलिए ख़वातीन एहलकारों का होना ड्यूटी पे सड़कों पर ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और बाज़ औक़ात ये सूरत हाल पेश आती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन इसके साथ साथ जो है जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है हमारे, तो जो मर्द एहलकार हैं उनके शाना बशाना हमारी ख़वातीन एहलकार वो भी ट्रैफिक के ऊपर अपने रोड के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम देती हैं और साथ रहती हैं। खातून से बात करेगी या कि ये जो खातून एहलकार होंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर जहाँ भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होगी वो जाकर उसको देखेंगी? हाँ नहीं, वो इरिस्पेक्टिव विद जेंडर होगा, हम सिर्फ उनको महदूद नहीं रखेंगे। हाँ, जहाँ पे कोई लेडी वायलेटर होगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी वो असिस्ट करेंगी, लेकिन ओवरऑल वो जनरल जो है वो रोड यूज़र्स उनको डील करेंगे। एक लाइटर नोट मुझे बता दें, कभी ऐसा होता है मर्द एहलकार शिकायत करें, ये ख़वातीन नहीं सुनती हमारी, ख़वातीन एहलकारों को तैनात करो, वही करेंगी बात इनसे? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो हमारी लेडी ड्राइवर्स हैं वो निस्बतन अच्छी गाड़ियाँ चलाती हैं, निस्बतन रूल को ज़रा ज़्यादा। कराची में ख़वातीन ज़्यादा अच्छी ड्राइवर हैं? हाँ, मेरे तजर्बे में ये है कि वो एटलीस्ट वो लॉ को खुद से वायलेट नहीं करती, वो बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से गाड़ी चलाती हैं। ये जी बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा कि उन्होंने इसका खुलासा कर दिया कि जो मर्द हजरात हैं वो अगर कहीं ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं और एहलकार रोकते हैं तो वो समटाइम्स बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, लेकिन खातून जो है एक तो वो करती नहीं है वायलेशन, अगर उससे ना समझी में हो जाए तो समझाना आसान होता है। तो जनाब, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बाइक पर, या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने प्यारे से मुलाकात करने जा रहे हैं, आपने करना ये है, ये वो हेलमेट जो आपने आगे रखा हुआ है, आपने इसको पहनना है, क्योंकि आप इसको पहनेंगे आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहेगी। मेरे ख्याल से मैंने सही तरीके से पहना दिया है, बाकी वो खुद फिक्स करेंगे। तो आपने अब करना ये, मेरी बात माननी है कि हेलमेट पहन के घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपके लिए और आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जनाब, वैसे अब इसको देखे बहुत सारी लड़कियां ख्वाहिश करती होंगी ना कि हमारे भी दुल्हा बारात पे आए, हेलीकॉप्टर पर सॉरी बारात हेलीकॉप्टर पे लगे। मैं एक्चुअली इसमें चली गई थी कि मेरी बारात कैसे आई थी। हो जाता है ना, आप उसमें चली गई। एनीवेज जी, जो हम आपको अगले मनाजिर दिखाने वाले हैं आप भी उनमें खो के रह जाएंगे। पसनी के साहिल पर आपको लेकर चलते हैं, रेत के शाहकार दिखाते हैं। 3 दोस्त ऐसे जिन्होंने 3D सैंड आर्ट की शुरुआत की है और बलूचिस्तान के साहिल को सजाने का बीड़ा उठाया है। इस काम का उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता, ना कोई सरकारी सरपरस्ती है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ताकि बलूचिस्तान की खूबसूरती हमारे सामने आ सके, पूरी दुनिया में सामने आ सके, और ये पहचान, इनका जो आर्ट है अब इनकी पहचान बन रहा है। सदाकत बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। मैं हुसैन ज़ैब पश्चिमी सैंड आर्ट सर्कल का एक आर्टिस्ट हूँ। हमने 2012 में बीच सैंड आर्ट का जो इफ्तिताह किया है, तो एक टीम वर्क की शक्ल में मैं, हुसैन ज़ैब, बारिली गोवर और ज़ुबैर मुख्तार, हम तीनों ने इस बीच को अपना कैनवस बनाकर मुख्तलिफ आर्ट के जो बनाए हुए मसलन के पैटर्न है, स्कल्पचर है या स्केच बीच है, हम ये बना रहे हैं। 26 दिसंबर 2012 को हमने इस पूरे रीजन में सबसे पहले हम तीनों दोस्तों ने ये काम यहाँ पे शुरू किया था। 2018 में पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमने बीच 3D आर्ट का शाहकार बनाया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको, इसके लिए हमें प्रोग्राम मिले, तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम तीनों आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया। वेलकम बैक। म्यूजिक की लगी बैठक कहाँ पर महक गई थी और किससे रही उनकी मुलाकात, दिखाते हैं आपको। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा,
हर पल कहे don't go away आ पास आ ओ ओ ओ ओ ओ जबरदस्त जनाब, मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना, तो लाजिम है गुनगुनाना। मैं गुनगुना नहीं रही, अम्मार बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो जनाब इनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान के सुपर गुलूकार वारिस बेग के साहबजादे आज मेरे साथ मौजूद है और मुझे शर्फ उन्होंने बख्शा कि मैं लाइव बैठ के इनका म्यूजिक सुनूं। तो जनाब एक नया टैलेंट सामने आ रहा है। वारिस बेग के गाने मैं तो बड़े सुनती थी, आज उनके बेटे से भी सुनूंगी। लेकिन सबसे पहले अमार, जो आपने गाना गाया, ये क्या अब्बा ने कहा था कि बेटा अब तुमने गुलूकारी करनी है, या खुद से था कि नहीं अच्छा मैंने अब गुलूकारी की तरफ आना, सिंगिंग? मुझे महक शुरू दिन से सिंस आई वाज अ किड मुझे पैशन था मेरा म्यूज़िक। मैं पापा को देखता था, बाकी सिंगर्स को देखता था। इतनी अच्छी लाइफ और क्रिएटिविटी का शौक़ है मुझे वैसे ही, तो मुझे बचपन से ही शौक़ था म्यूज़िक का। बट आई वेंट टू अमेरिका, मैंने वहाँ पे पढ़ा। पेरेंट्स का जोर था इस चीज़ पे कि यू शुड हैव अ डिग्री एट लीस्ट। सब कुछ करके मैं बोर हो गया था उस लाइफ से, सो आई केम बैक टू पाकिस्तान और अपना इसको एज अ करियर परस्यू कर रहा हूँ। एंड आई कैन नॉट कंप्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। चलें जनाब, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम आपको जो है ना आपके अब्बा की तरह भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपका पहला गाना है? ये मेरा पहला ओरिजिनल है। आई हैव डन अ फ्यू कवर्स जो कि मैंने कोरोना के टाइम में मुझे टाइम मिला। अच्छा, वो आपने आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, यूज़ किया? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, बट मेरा ख्याल है आर्टिस्ट कम्युनिटी को या एंटरटेनमेंट बिजनेस को बहुत बूम मिला इसकी वजह से। सो आई वाज एबल टू स्पेंड सो मच टाइम विद माय डैड। और क्योंकि मैं अमेरिका था तो हमारा एक डिस्टेंस भी था बीच में, तो पापा के साथ बहुत टाइम गुजारा मैंने। उनके साथ क्लासिकल मैंने सीखा। वी वर्कड ऑन सो मेनी सॉन्ग्स। मैंने बेसमेंट में अपनी घर की स्टूडियो बनाया, तो मेरे लिए वो एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे आपके मतलब माशाल्लाह अब्बा के तो गाने बड़े मशहूर है ना, मतलब पूरी पाकिस्तानी अवाम फ़ैन है उनकी, जिस तरह से वो गाते हैं। तो अब्बा से कुछ टिप्स वगैरह लेते रहते हो कि अच्छा मुझे ये इस तरह से बता दे, उस तरह से बता दें कि मैं ऐसे कर लूँ वैसे गा लूँ? एब्सोल्युटली, आई एम सो ब्लेस्ड। और मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी मेरे पापा ही हैं। मैं जो गाना बनाता हूँ सबसे पहले उनको सुनाता हूँ। और ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ जॉइंट वेंचर। एक्सप्रेशन, लफ्ज़ की अदायगी, आपको पता ही है सबको माशाल्लाह कि जब मेरे पापा ने म्यूज़िक शुरू किया, वो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक का रिवाइवल था, एक नई आवाज़ थी। तो आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे अगर टिप लेनी होती है तो भाई अब्बा घर पे मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। ये ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे हमारे ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे में कि जनाब अच्छा एक गुलूकार का बेटा है तो बड़ा अच्छा गाता होगा, ठीक है, अगर उसने बुरा गा दिया तो ये तनकीद की जाती है कि भाई तुम तो इतने अच्छे सिंगर के बेटे हो, तुमने गाना अच्छा नहीं गाया। ऐसा अभी तक कुछ सुनने में मिला है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं है। बट देयर इज़ सो मच वेट ऑन माई शोल्डर्स बिकॉज ऑफ दिस। बहुत प्रेशर है क्योंकि पापा ने इतना नाम बनाया है, तो अगर मैं उस जो प्रीसेट ये जो बार है उसको मीट नहीं करूँगा या उसको एक्सीड नहीं करूँगा, तो बात नहीं बनेगी। तो बट लोगों को पीपल थिंक कि ओह जस्ट बिकॉज यू सेलिब्रिटी सन आपके लिए बहुत ईजी है फील्ड में आना बिकॉज योर डैड हैज़ कनेक्शन। एक्चुअली मैं यही आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि ओके सेलिब्रिटी का बेटा है, सेलिब्रिटी की बेटी है, तो भाई इसके लिए तो आसान है चीज़ें करना। बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है क्यों? क्योंकि अगर मेरे पापा की एग्जांपल लें, मेरे डैड की, वो तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं मेरिट पे करो जो करना है। मैंने आई एम नॉट गोना मेक अ फोन कॉल फॉर यू। ओके। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी होता है क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ एक लेबल आपके साथ ज़रूर रहता है कि ये इसका बेटा है, इसका बेटा ऋतिक रोशन इसका बेटा है, राकेश रोशन का, अभिषेक बच्चन। एग्जैक्टली। सो दैट्स ऑलवेज गोना स्टे विद यू, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी स्टेप लो you have to be very careful about it. लेकिन देखिए ना, ये चीज़ बड़ी आसान है कि जब आप काम करते हैं या जब आपका काम देखा जाता है तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा बंदे में या बंदी में टैलेंट है या नहीं। किसी का बेटा होना या बेटी होने से आई डोंट थिंक सो कि अब कोई फर्क पड़ता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं और लोग इजीली जज कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कभी घर में ऐसा हुआ है कि अम्मा ने कहा कि नहीं भाई मेरा जो बेटा है वो तो सिंगिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, अब्बा ने कहा नहीं ये तो सिंगर ही बनेगा, ऐसी कोई लड़ाई वगैरह घर में? क्योंकि हमेशा ऐसा होता ज़रूर है घरों में। I've been so fortunate, so lucky enough कि बचपन से जो भी करने का दिल चाहे, कुछ भी लेने का दिल चाहे, पेरेंट्स ने कभी ना नहीं किया। हाँ। मेरा एक छोटा भैया, he's into business, I love music, तो उसको बिजनेस में सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, मुझे म्यूज़िक में हर तरीके से। So I have been very very fortunate कि मैं एक तो
इस घर में पैदा हुआ। माशाल्लाह। So no complaints. हाँ। अच्छा वैसे यकीनन जो आपके अब्बा गाते थे उनका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो कोई अब्बा का सॉन्ग अगर आप गुनगुना दें। ज़रूर मैं वो आपको गाना सुनाऊंगा जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा, अब्बा के गाने पे? हाँ, I was just 3 years old। हाँ। और उस वक्त मेरे सिर्फ 3 साल मैं के 3 थे? साल का था। अच्छा। और उस वक्त ये गाना वायरल था। हाँ। मैं जैसे सुनाऊंगा आपको पता भी लग जाएगा। ओके चले, हो सकता है मेरा फेवरेट हो। चलो Absolutely। कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, ओ कल सब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह, अच्छा मेरा तो ये बहुत फेवरेट गाना है। और Thank you। जैसे आप कह रहे हैं कि आप 3 साल के थे, तो जब आपने 3 साल की उम्र में परफॉर्म किया तो क्या कमेंट दिया अब्बा ने? बस Literally पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। उसकी वीडियो भी है घर पे कहीं पे अच्छा। बनी हुई है मेरी। it was my birthday। सब शौक थे कि ये हो क्या रहा है, ये अच्छा। बच्चा कर क्या रहा कर है। क्या रहा है? तो सारे बड़े हैरान हुए कि इसके अंदर स्पार्क है, ये कुछ करेगा। अच्छा, घर में सबसे बड़े हैं आप बहन भाइयों में? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, और एक भाई आपसे छोटे हैं? जी, बिल्कुल। और गाने का शौक सिर्फ आपको है? सिर्फ मुझे है। और छोटे वाले को शौक नहीं है? He's a very good listener। अच्छा। वो सुनता बहुत अच्छा है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, नहीं भाई ये नहीं सही किया, ऐसे नहीं, ऐसे क्योंकि करो। वो मेरी उम्र का ही है ऑलमोस्ट, इस यूथ ऑफ पाकिस्तान। जो भी मैं गाना बनाता हूँ मैं उसको ज़रूर सुनाता हूँ, जबरदस्त। उसका रिएक्शन लेने के लिए कि उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो- अच्छा अमार, आपने यूथ ऑफ पाकिस्तान की बात की। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आपकी नज़र में उन लोगों को किस तरह से अपने टैलेंट को खुद से परफॉर्म या खुद से प्रमोट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है महक। कि पर्सनली जिस तरह मैं करूँ, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड लेबल, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी सिफारिश नहीं। अपने बलबूते पे आपने बस फिगर आउट करना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। इफ़ यू थिंक यू गुड इनफ, इट्स वेरी सिंपल। आपका कंटेंट अच्छा हो, मेक अ नाइस यूट्यूब चैनल, उस पर आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट डालते रहो। अब बैक इन द डेज, अब मेरे पापा काम करते थे 90s, लेट 80s 90s, उस वक्त बहुत मुश्किल था मशहूर होना। मुश्किल था, एग्जैक्टली। अब तो इतने मीडियम्स हैं, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, फेसबुक, यू नेम इट। तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकते हो आप, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। उस सक्सेस को यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट। सबसे ज़रूरी जिस तरह बात। आजकल कुछ वीडियोस वायरल चल रही हैं, एज यू नो एंड वी ऑल नो, वी हैव टू सी कि 6 months later, a year later, वो लड़का या लड़की क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जस्ट बी कंसिस्टेंट और अपने टैलेंट को साथ साथ पॉलिश करते रहें। प्लस यू शुड ऑलवेज हैव एजुकेशन। ये भी ज़रूरी है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट को या आर्ट को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह दीगर मुल्कों ममालिक में जाती दी जाती है। तो it should always be your plan B. Plan A should be education. If you're educated, you can always go anywhere, get a nice job. आप कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अमार, एक और चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप अभी एक गाने पर काम करें, ये गाना किसी फिल्म के लिए है या फिल्म में गाने के लिए कभी सोचा है कि अच्छा अब बस ये, अब मैंने फिल्मों के लिए गाना है, ये ड्रामास के लिए गाना है? मैं आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ तो बन नहीं रही यहाँ पे। हाँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, कोई कुछ मूवी अच्छी नहीं तो बनी। बन रही है ना? कुछ अच्छी बन रही है, मगर उनके अंदर भी वो म्यूज़िक बहुत सिलेक्टिव है। वो किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, और वो लगता है कि जैसे फोर्स किया जा रहा है मूवी के अंदर गाना। जस्ट बिकॉज द सॉन्ग इज़ गुड, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको मूवी में डाल दो। बट ये जो ओरिजिनल मैंने भी सुना है, इसका मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अमेरिका फ्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट Okay, मंथ। okay. हॉलीवुड में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये हॉलीवुड के लिए? जी, हॉलीवुड के लिए नहीं, इट्स एक्चुअली फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। हमारा जो उर्दू समझने वाली कम्युनिटी है। बट मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ उसका वीडियो, जस्ट फॉर अ डिफरेंट टेस्ट।
एक्सपेरिमेंट, तो इसको मैं अमेरिका में शूट कर रहा हूँ। अमेरिका में शूट करें और ये एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसलिए करें क्योंकि जाहिर सी बात है जितना नया टैलेंट होगा वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा, उनका नया दिमाग है, वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा। तो मैं चाहूँगी लास्ट में दोबारा से गाना सुना दें। ज़रूर। मैं आपको एक गाना जिसका मैंने कवर किया है एटलीस्ट अ मंथ अगो, तो वो आपको सुनाता हूँ। ओके। फिर उसके बाद आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ज़बरदस्त, वेरी टैलेंटेड मार बेग हमारे साथ मौजूद थे और मेरी दुआ यही है कि भाई जिस तरह से इनके अब्बा ने नाम कमाया, पाकिस्तान के लिए काम किया, ये भी उतना ही काम करे और उतना ही नाम कमाए। अमार, गुड लक, अल्लाह पाक इसी तरह से आपको तरक्कियाँ दे। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, माय हैंडल इज़ इट्स अमार बेग, तो प्लीज़ फॉलो करें एंड व्हाटएवर यू ड्रीम फॉर गो फॉर इट, और आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर पहुँचाएगा। अब आपको बताएं कि पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट ने खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने और मरीजों को पाकिस्तान में मुफ्त इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पहली डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। इस एप्लीकेशन का काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है जनाब, क्योंकि इसकी खसूसियात को कॉलिंग सर्विस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, जबकि मकामी ज़बानों में ऐप तक रसाई को यकीनी बनाया गया है। बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ये बताएं कि ये ऐप के इस्तेमाल में आ चुकी है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल में आ चुकी है। 8 मार्च को जो वुमेंस डे है उस पर ही हमने इसको स्पेशली लॉन्च किया था कि ख़वातीन, जी बिल्कुल, कि ख़वातीन के लिए जो है वो एक आई थिंक स्पेशली जो नंबर इंसिडेंट्स इस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि 4.8 मिलियन पोटेंशियल इफेक्टीज़ हमारे पास खड़े हैं बिल्कुल हर साल, जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ही नहीं हो रहे, उनकी डेथ रेट्स बहुत बढ़ रही हैं। तो इस वजह से जो है वो कि इट्स एन ईजी एक्सेस उन लोगों के लिए जो स्पेशली बिल्कुल उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इसमें। सिंस कोविड के बाद से बहुत मुश्किल हो गया है लोगों तक वन ऑन वन रीच आउट करना, तो डिजिटल एम्प्लीफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस चीज़ में। तो वहाँ से ये ख्याल आया कि मोबाइल जो एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सेस बहुत बढ़ गया है और बहुत आसानी अवेलेबल है, लोगों को इस्तेमाल करना भी लोग अब जान चुके हैं। तो इसलिए हमने इसको 8 मार्च को लॉन्च कर दिया। अब अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, एंड्रॉयड पे इस वक्त अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे। और हमने देखा कि तकरीबन हमारे पास 78 मिलियन की आबादी है जो मोबाइल इस्तेमाल करती है, जो रिसर्च बताती है डाटा के हिसाब से, और उसके अंदर एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहले उसके ऊपर हमने इसको लॉन्च किया एंड सून इट इज़ गोइंग टू बी ऑन एप्पल स्टोर एज़ वेल। तो एक बहुत ईजी ऐप है, जिस तरह आपने बताया मल्टी मतलब रीजनल लैंग्वेज में डालने का मकसद यही था कि इंग्लिश और उर्दू की एक्सेस जो है वो ठीक है, एक पढ़ी लिखी आवाम तो कर लेती है उसको, लेकिन वो औरत, क्योंकि आप सिंस आप लोग करते रहे हैं, अक्टूबर में बड़ा कम कैंपेन चलती है कि वो जो टैबू है ना ब्रेस्ट कैंसर का, कि वो बात नहीं करना, उसको शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ना, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी पर्सनल होता है मोबाइल, और आप बहुत आसानी से उसको खुद ही जो है वो इजी टू डाउनलोड, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि वंस जब आप डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट चाहिए, उसके बाद यू डोंट नीड एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन मुझे बताएं, इस एप्लीकेशन के बाद क्या ये खातून के लिए तशखीस करना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें इसको इसलिए हमने इतना सिंप्लीफाई किया है कि लैंग्वेज तो है ठीक है कि पश्तो, सिंधी, बलोची, जो भी लैंग्वेज वो जानती है, और सिर्फ औरत ही नहीं, उसके साथ रहने वाला अगर कोई उसको हेल्प करने वाला भी है अगर वो जानता है। और दूसरा ये कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता, टेक्स्ट करना नहीं जान सकता, तो उसकी हमने वॉइस इंटीग्रेशन रखी है कि वो बोल लें और सुन लें, क्योंकि हमने उसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है उसमें। और उसके बाद उसमें हमने पूरी सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रोसेस
एक डमी के तौर पर वो किया हुआ है कि ईज़िली जो है वो कर लें। और फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है कि तशख़ीस भी कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी और आप उसकी बेसिस पर ऑब्वियसली जो हमने उसमें सवाल रखे हैं उसमें आपने जवाब देना है कि हाँ या नहीं, तो उससे आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी कि आपको डॉक्टर की अब ज़रूरत है या नहीं है। तो उसमें अब जब उसको ये रिपोर्ट मिलेगी कि अब उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि उसने जवाब दिए हैं आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, तो फिर वो कंसल्टेशन का पूरा सिस्टम वहाँ मौजूद है कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले ले, थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले ले, या अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी किसी का चल रहा है तो वो सर्वाइवर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकती हैं, वो अपना पूरा पोर्टल वहाँ पर मौजूद है। दिस कंसल्टेशन एवरीथिंग दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मुझे बताएं क्या ये भी मुमकिन है कि किसी खातून ने तशख़ीस के बाद अगर उसे शक है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रही, बट बिकॉज कंसल्टेशन इज डन नाउ, और वो उस रिपोर्ट की मदद से इस कंसल्टेशन के बाद सिर्फ मेमोग्राफी के लिए चली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ पर ये जब वो हमें ये फॉर दैट, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का बड़ा इशू आ जाता है ना, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एक प्राइवेसी रखने के लिए जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो आपको लॉगिन करना है इफ़ यू वांट टू फर्दर प्रोसीड, कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको डायग्नोसिस करानी है, जो भी करना है आप लॉगिन करेंगे ताकि आपका पूरा एक प्राइवेसी का वो मेंटेन रहे। और उसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा और हम उनको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजेंगे कि अब फर्दर आपको मेमोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे और कहाँ जाना है और कहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं कैंपेन चलती है अक्टूबर में, जैसे आपने जिक्र भी किया, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आया है या कमी आई है? क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल चुकी है, बिल्कुल, क्योंकि हर साल मीडिया पर भी अच्छी खासी कैंपेन होती है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो इस लिहाज से कोई कमी देखी गई है या बढ़ गई है? ये हमने एक अच्छा वो देखा है कि जिस तरह अक्टूबर में आप लोग बहुत माशाल्लाह से एग्रेसिव चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमी बिल्कुल नहीं देखी जा रही। उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस तो मिल रही है लोगों को, बट वो ब्रेक नहीं हो रहा, टैबू ब्रेक नहीं हो रहा, बात करने नहीं आते लोग। वो उस स्टेज पे आते हैं जब ट्रीटमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता ना, फर्स्ट स्टेज, और हम उस स्टेज की बात करें जब डिजीज़ फैली नहीं है तो हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो कि मौजूद है हमारे पास हमारे मुल्क में। तो बस हमारा मकसद ये है कि उस स्टेज पे औरत आ जाए जहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, और नंबर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर सिर्फ नहीं बढ़ रहे, यंग एज में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखने में आ रहा है जी। What is the reason? रीज़न यही है कि लोगों के पास अगर अवेयरनेस नहीं है, जब अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या शेयर नहीं करते से, इवन एक फीमेल से भी शेयर नहीं करती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया ना, व्हाट टू डू, मैं कहाँ जाऊँ, खुद उठ के तो नहीं जाती हमारी यंग जनरेशन में पढ़ी ज़्यादा लिखी होना, अगर हम अवेयरनेस वाला मामला अपनी जगह, पर यंग में इसकी प्रेवलेंस हाँ बिल्कुल, होना, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, बिल्कुल क्या है, वो डाइट हमारे है, पास वो एग्जैक्टली हम वो अभी क्या इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो स्पेशली हमें लग रहा है कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसा डिफरेंट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, जो हमारे पास क्यों के यंग में आ रहा है। मे बी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक डाइट्स हो रही हैं, जंक फूड्स, हमारे यहाँ यंग जो जनरेशन है हमारी थोड़ी उस तरफ ज़्यादा जा रही है, और अपनी सेहत की तरफ एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि रिसर्च साबित कर चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिजीज़ को कम करता है। ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और एक जेनेटिक फैक्टर है जो हमें नहीं पता अभी तक कि हमारी पॉपुलेशन में वो कौन सा जीन है जो इस वक्त इतना ज़्यादा कोई उसका तो वी आर लिंक तो वर्किंग ऑन इट, बिल्कुल लिंक तो है, तो इसलिए इंसिडेंस नंबर्स बढ़ रहे हैं और यंग एज में बढ़ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। मैंने आपको बताया कि 4.8 मिलियन एक अच्छी खासी नंबर होती है जो ईयरली हम देख रहे हैं कि इनकी डेथ हो जाती है उस डिजीज़ से, जिसकी पूरी जो है वो तशख़ीस अगर जल्दी हो जाए तो इलाज मौजूद है। तो इसलिए जो है वो हमने मोबाइल ऐप निकाली कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और भरपूर उससे इलाज करें। उसको आपके तवज्जुह से मैं कहूँगी जितना ज़्यादा डाउनलोड करें, बिकॉज बिल्कुल फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और इससे कंसल्टेशन भी उसको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थी यहाँ पर, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हमारन से बढ़ना है आगे, अभी तो हम यहाँ पर दो हैं, लेकिन हम दो रंगी में कैसे रंग जाएंगे, रंग दो रंगी की कास्ट होगी। हमारे साथ आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। आपको बताएं कि पंजाब भर में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। सूबे में अब तक 26,986 अफराद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। दानियाल, बताएगा मजीद क्या अपडेट है?
जी शोएब और महक, पंजाब की सूरत हाल खासी गंभीर नज़र आ रही है। कोरोना का ये जो तीसरा लहर रिपोर्ट होना शुरू हुई है पंजाब के अंदर, तकरीबन 3,35,000 से ज़ायद टेस्ट हुए हैं मार्च के महीने में ही सिर्फ पंजाब के अंदर, जिनके अंदर 26,000 से ज़ायद पॉजिटिव आए हैं पंजाब में। और इनके आधा, जो 26,000 के आधे से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, यानी कि 16,000 से ज़्यादा केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं लाहौर से। लाहौर के अंदर जो अस्पताल हैं वो भरना शुरू हो गए हैं। 73% तकरीबन लाहौर के अस्पतालों के जो ICUs हैं, जिनमें वेंटिलेटर पे जो मरीज़ होते हैं कोरोना के, वो उनसे भर गए हैं। इसी के साथ साथ तकरीबन 50% ऑक्सीजन बेड्स लाहौर के अस्पतालों के भर चुके हैं मरीज़ों से, क्योंकि SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। लोग जो है वो 6 बजे के बाद, जो पंजाब हुकूमत ने कहा था कि मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं किया जा रहा। छुप कर भी मुख्तलिफ जगह पर मार्केट्स जो है वो खुली होती हैं, शटर नीचे किए होते हैं। लोग जो है वो उसी तरह से शादियाँ करें हैं मार्केट्स के अंदर, और कोई पूछने वाला नहीं है। इस वजह से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ लाहौर की जो मस्बत शरह है वो 14% तक पहुंच गई है, जो कि एक खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो मजमूई केसेस हैं सिंध के, बलोचिस्तान के, गिलगित के, KPK के, उन तमाम के मजमूई केसेस से भी ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पंजाब हुकूमत के लिए भी, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए SOPs को फॉलो ना करवाना, आया लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मार्केट्स प्रॉपर टाइम पर बंद हो रही हैं, या फिर जो मुख्तलिफ गैदरिंग्स की तकरीबात हैं उन पर पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर लग रही हैं, ऐसा कुछ भी देखने में पंजाब से, ख़ास तौर पर लाहौर से नहीं आ रहा। जी शुक्रिया दानियाल अपने अपडेट। लेकिन ये सिचुएशन खासी ख़राब होती चली जा रही है। जब अस्पताल भर रहे हों, एहतियात हो ना रही हो, तो ऐसे में हालात किस तरफ जाएंगे, हमें एहतियात करना होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई मामला भी है नहीं। चूँकि वैक्सीन मौजूद ज़रूर है, लेकिन उस तादाद में मौजूद नहीं है, उस तादाद में नहीं लगा जा रही जो हमारी पॉपुलेशन है। वफाकी काबीना की हम बात करते हैं, कोविड की 2 वैक्सीन, यानी 2 कंपनीज की जो वैक्सीन हैं, इनकी कीमतें फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5, इसकी 2 डोजेज़, इस पर मुश्तमिल जो पैक है उसकी कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन कैन साइनोबायो, जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं, उसकी 1 डोज ही लगनी है। कीमत उसकी मुकर्रर की गई है 4,225 रुपये। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सॉरी थोड़ा सा डिले हुआ, यू आर वेटिंग। डॉक्टर साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि क्या हम ये समझें कि मंजूरी भी हो गई, वैक्सीन प्रोक्योर भी कर ली गई प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, तो क्या इस वक्त कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल 50,000 डोजेस जो है स्पुतनिक 5 की, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की है। मगर इसकी प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू है, वो आज या कल में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वेरिएशंस आई थी जब हमारी एक वैक्सीन दुनिया में जो बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो रही थी, एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर जब कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस आई तो फौरी तौर पे उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आई और ये स्पुतनिक 5 की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई में और इसकी प्राइसिंग में थोड़ा सा इशू आया। उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यूँ तो आपने इसको कल भी समा पर एक्सप्लेन किया था, पर मैं चाह रहा हूँ दोबारा से इस पर बात कर लूँ। आलमी सतह पर स्पुतनिक 5 की कीमतें, उसका जो तयन किया गया है, पाकिस्तान में जो कीमतें तयन की जा रही हैं, वो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यूँ तो आपने उसमें कहा कि ज़ाहिर है -20 डिग्रीज पर स्टोर करना होता है, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो हर जगह पर ही करनी होती है, वो कॉस्ट तो हर जगह पर बढ़नी चाहिए। वाई ओनली पाकिस्तान जहाँ पर एक कॉस्ट ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा पाकिस्तान जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम्स होंगे। पाकिस्तान के अंदर हम लोग अभी वैक्सीन में काफ़ी पीछे हैं। हमारे मुल्क में वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं होती। लोग अक्सर इंडिया की मिसालें देते हैं। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ज़ाहिर है उनकी लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली वैक्सीन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये स्पुतनिक 5 की जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं, इसकी लैंडेड कॉस्ट और फिर इसके आगे जो इसकी डिलीवरी सिस्टम्स हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट किया जा रहा है।
मगर गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से इस चीज़ को देख रही है कि कोई अनड्यू मुनाफा या लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। पर यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये प्राइवेट वैक्सीन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये लगवाएं। हुकूमत आपके लिए वैक्सीन का इंतजाम कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ज़ाहिर है सबको अपनी जान की फ़िक्र है, और जब रियासत इस मामले में थोड़ा सा हम देखें कि सुस्ती या ताख़ीर का शिकार हो जाए, अगर आप इस पर यूँ बात कर लें कि बहुत से और ममालिक जो कि पाकिस्तान के पैरेलल होंगे, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, वहाँ तो लाखों अफराद को ये, बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी बड़ी तादाद जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान का उसके मुकाबले में नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, मगर अब जो नई डायरेक्शंस दी गई हैं वैक्सीनेशन, सारे सूबों को उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि वो अपनी वैक्सीनेशन की तादाद को बढ़ाएं, और जो टारगेट्स NCOC की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं वो कंपलसरी होगा कि वो डेली बेसिस के ऊपर उन टारगेट क्या दिया गया है डॉक्टर साहिबा? अगर आप मुझे इस तरह बता दें कि पंजाब का डेली नंबर क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन का, सिंध का क्या होना चाहिए, क्या टारगेट सेट किया गया है? देखिए, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से किया जा रहा है, और पंजाब को तकरीबन अब कोई तकरीबन 8-10 हज़ार शायद उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी, मगर अब उनको 20,000 वैक्सीनेशन डेली का टारगेट दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी उनकी तादाद के हिसाब से, और गिलगित बल्तिस्तान, एजे के तमाम को जो है वो टारगेट दिए गए हैं, और उनसे कहा ये मीट किया जाए, और इंशाल्लाह जब ये टारगेट मीट होंगे तो आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। शुरू में जिस तरह मैं बताती हूँ कि 1000-1500 लोग पूरे पाकिस्तान में आते थे जब ये स्टार्ट हुई थी इनिशियली, बीच में ऐसे दिन भी आए हैं जब तकरीबन 41,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन करवाई है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये स्पीड अप हो रहा है। हमारे पास मजीद वैक्सीन भी 28 मार्च तक इंशाल्लाह ताला 10 लाख डोजेस साइनोफार्म की जो पाकिस्तान ने परचेज की हैं वो भी पहुंच जाएंगी। उसके बाद अप्रैल में हमारे पास कैंसिनो बायो की भी एक बड़ी तादाद में वैक्सीन जो कि सिंगल डोज की है वो पहुंच जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में, हमें उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आप पंजाब की मिसाल दे रही हैं, ज़रा अगर सिंध की हम बात कर लें तो सिंध मुझे लग रहा है थोड़ा सा नज़रों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे डेली टेस्टिंग उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए, ना ही जब भी हम सवाल करते हैं कि आप सिंध में होने वाली टेस्टिंग से मुतमईन है तो हमें आगे से जवाब मिलता नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा सिंध के लिए स्पेशली निज़ाम बनाया जाए कि एटलीस्ट सिंध के लोगों को इतना हम समझा जाए कि वैक्सीन या टेस्टिंग की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो उनको वाफिर मिकदार में टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करे, जो कि वो कर रही है, कि जितनी उनकी डिमांड होती है उतनी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा वैक्सीन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से और जो डिमांड उन्होंने NCOC के सामने अपनी रखी है उसके मुताबिक उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यानी फिर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। जी बिल्कुल, अब उसको आगे इम्प्लीमेंट करना वो सूबाई ठीक। जहाँ तक बात डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंटेशन की है, हमने वो माहौल भी देखा है कि 5 रुपए वाला मास्क 200 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि 100 रुपए का सैनिटाइजर 500 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि हर चीज़ की होर्डिंग हुई, चीज़ें महंगी हुई। अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो प्राइस कैप आप लोगों ने सेट किया वो चाहे 4,000 हो, वो 8,000 हो, लेकिन जल्दी में और जो बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा पे करके जल्दी लेना चाहें वैक्सीन, इसको रेगुलेट किया जाएगा, या कि बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज की सवाबदीदी इख्तियार होगा कि आप मन मर्जी है, जिस मर्जी को लगाओ, जितने मर्जी में लगाओ? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, रेगुलेट किया जा रहा है इसको, तभी कैबिनेट में इसको ही अंडर कंसिडरेशन है, वहाँ से अप्रूवल मिला है। और अगर कहीं से भी रिपोर्ट आई कि जो रिकमेंडेड प्राइस है, जो अप्रूव्ड प्राइस है कैबिनेट की तरफ से, उससे ज़्यादा अगर कहीं पर भी हुआ तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसकी प्राइस को रेगुलेट किया। एक बात और बता दें डॉक्टर साहिबा, जब हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड पंजाब यूके वेरिएंट ज़्यादा है, जैसे कि इस्लामाबाद से मुतालिक कहा गया कि 70% जो केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते हैं वो यूके वेरिएंट के होते हैं, और जिससे मुतालिक ये भी कहा जाता है 70% ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। जिसने बहुत एहतियात की, यानी इमरान खान साहब, जिन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल किया, लोगों से घुलना मिलना भी कम था, बहुत एहतियात की, अच्छा इन्वायरमेंट था, उनको भी हुआ। क्या हम समझें इमरान खान साहब को यूके वेरिएंट वाला कोविड-19 हुआ है? देखिए, अभी मेरा ख्याल है उसके लिए एक पूरा वो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है
वो तो मेरे इल्म में नहीं हुआ है। तो मगर ये कि बाल इस वक्त पाकिस्तान में प्री डोमिनेंट जो है वो यूके वायरस है, जो कि बहुत आसानी से कैच हो जाता है। पिछला स्ट्रेन जो था वो अगर आप किसी इन्फेक्टेड घर में किसी को इन्फेक्शन होती भी थी तो थोड़ा सा सारे घर वाले नहीं इफेक्ट होते थे, पर अब इसकी इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है कि अगर ये किसी आपके आसपास वाले को हो तो फौरी तौर पे कैच हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी गुफ्तगू कर। तो जनाब आगे बढ़ते एक दफ़ा फिर से 23 मार्च की बात करेंगे। मीनार पाकिस्तान ये वो मकाम है जिसको देखकर हमें याद आता है कि 23 मार्च का जो दिन है वो हम क्यों मनाते हैं। आज भी वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग 23 मार्च को की मुनासबत से जब वहाँ पर जाते हैं तो इस दिन की याद को ताज़ा करते हैं। यही वो मकाम है जहाँ पाकिस्तान के क़याम की करारदाद मंजूर हुई थी। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 मार्च 1940 में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे का स्टेज बना। उसी मुकाम पर है अब मीनार पाकिस्तान। बरतानवी दौरे हुकूमत में इसे मंटो पार्क कहा जाता था और अब इसका नाम इकबाल पार्क है और ये पार्क 126 एकड़ तक फैल चुका है। मीनार पाकिस्तान की दीवारों पर अल्लाह के नाम और तहरीक पाकिस्तान की अहमियत बंगाली जुबानों में दर्ज है। 196 फुट लंबे इस मीनार के फर्श संगमरमर से बने हैं। इकबाल पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें झील और लोगों की तफरीही सरगर्मियों का बंदोबस्त भी किया गया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। 23 मार्च के बारे में हम बात करें और 23 मार्च 1940 की जब हम बात करते हैं तो ये वो दिन है जब हमें याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी मेहनत की थी और कितना अज़्म था हमारे अंदर कि हम कहते थे कि बस अब लेके रहना। और यही वो अज़्म था, हिम्मत थी कि देखें 7 साल थोड़ा सा सब्र किया, इंतज़ार किया, थोड़ी सी जिद्दोजहद दिखाई और पाकिस्तान हमारे हाथों में आ गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या पैगाम देंगी पाकिस्तानी कौम को। आज यौम पाकिस्तान है तो इसी मुनासबत से मिसाल से हम बात करना चाहेंगे। मिसाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, करारदाद पाकिस्तान का दिन आज पूरी कौम जोश जज्बे के साथ मना रही है। जब बात पाकिस्तान की होती है तो कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का दिल है। आज कश्मीरी भाई भी यौम पाकिस्तान पर हमने देखा कि जिस तरह से जज्बात रख रहे हैं और जिस तरीके से मना रहे हैं। आपकी नज़र में उनके ये जज्बात रखना, उनका ये तरीका, जिस तरीके से वो यौम पाकिस्तान को मना रहे हैं, कैसा है? देखिए, आज का दिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी पहली दफ़ा और मैं समझती हूँ कि ये कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान का रिश्ता है वो इतना गहरा है। रूह जिस्म का कह दें, मज़हब का कह दें, इंसानियत का कह दें, हिस्ट्री का भी आप देख लें, और उसके साथ साथ जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का। जब हम आज़ादी की बात करते हैं, जब हम 23 मार्च की बात करते हैं, 14 अगस्त की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ डेफिनेटली हर पाकिस्तानी के दिल में एक दुख भी होता है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है आज तक, जो वहाँ पे कश्मीर में लाशें मासूम लोगों की जो है वही मिलती हैं हिंदुस्तान की तरफ से एज ए तोहफ़ा, और अब भी वहाँ पे जो कुछ जुल्म हो रहा है स्पेशली 5 अगस्त के बाद, तो और भी दिल दुखता है कि कब तक ये जुल्म रहेगा और क्यों, क्या वजह है कि आज तक वो दिन नहीं आया कि हम मुकम्मल तौर पे आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि कश्मीरियों का मसला अभी तक हल नहीं। बिल्कुल, वो मसला ऐसा है जिसके हल के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तो अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मशाल। लेकिन मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त हम माहौल श्रीनगर का देख रहे हैं, चंद तस्वीरें वहाँ से हमारे सामने आती हैं कि पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहरा रहा हो, और आज के दिन पोस्टर्स का लगना, झंडों का लहराना, बड़ा क्लियर मैसेज जाता है। क्या कहेंगी इस पर?
देखिए, आज दिन है जो 23 मार्च है। 1940 के अंदर जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की शक्ल ली थी और एक पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान मूवमेंट को जो एक डायरेक्शन दी थी, तो नेचुरली हर कश्मीरी जो इस वक्त है ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, आज़ादी की जदोजहद लड़ रहे हैं यूएन की करारदादों के मुताबिक, और प्रिंसिपल पार्टी हैं, और एक अनफिनिश्ड एजेंडा जो है पार्टीशन का, जो कि अनरिजॉल्व रहा, जो कश्मीर का मसला जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इंडिया वजूद में आया तो कश्मीर का मसला जो था वो पेंडिंग पे रहा, और उस वक्त से लेकर अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो हिंदुस्तान ने जो जुल्म किया है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, जो एक जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर गुजर रहा है, तो ऐसे दिनों के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं भी देते हैं और उसके साथ इंस्पायर भी होते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि कश्मीरी भी इसी तरह अपनी कश्मीर की आज़ादी की रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को नेक तमन्नाओं के साथ उनको ये याद दिलाते हैं कि इस दिन के हवाले से कि कश्मीरी कौम जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और चाहती है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के अंदर अपना क्रूशल और मेन रोल अदा करे। तो मिसाल, आपको मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है जब हम ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ ने माजी को भुलाकर एक दफ़ा फिर से भारत को इस बात की दावत दी कि आएँ टेबल पर बैठ के बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी ले गए हैं जिनसे नज़र आता है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब भारत को भी मबजूल कराने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सीज़ फायर के बारे में बात हो गई, DGMOs की मीटिंग हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत वेलकम स्टेप है जो DGMOs ने जो वहाँ पे सीज़ फायर पैक्ट का जो किया है, जो कि 2003 के अंदर हुआ था, उसकी कांस्टेंट वायलेशन की जा रही थी, अनप्रोवोक्ड फायरिंग और शेलिंग हिंदुस्तान की तरफ से। मासूम लोग जो थे दोनों साइड्स पे वो शहीद हो रहे थे, लोगों के घरों की छतें नहीं थी, वहाँ पे रोज़ लोग एक अनसर्टनिटी में, एक जंग में गुजार रहे हैं कितनी दिहाइयों से। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अशद ज़रूरत है कि ह्यूमन लॉस जो है, जो कि किसी भी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो सकता है, इसको रोकने के लिए उस ब्लड शेड को, तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इट। मगर जो असल मसला है वो मसला कश्मीर का है, और जब तक कि वो मसला नहीं हल होगा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, और कश्मीरियों को टेबल पे वो चेयर नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान ने उनको दूर रखा हुआ है, जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीर के मसले के, तब तक ये मैं समझती हूँ कि इस पूरे ख़ित्ते की जो अमन और जो सिक्योरिटी है वो एट स्टेक रहेगी। तो इस पे पाकिस्तान को एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करना है, आगे भी करना है, और अगर कोई टेबल टॉक्स होती हैं या डायलॉग होता है तो वो इनकम्प्लीट है विदाउट द कोर इशू ऑफ कश्मीर एंड विदाउट द प्रिंसिपल पार्टी, द कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स। नो डाउट मशाल, जो डायलॉग होना है, जो टेबल टॉक होनी है, उसमें कोर इशू डिस्कस होना है, विच इज़ कश्मीर। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसे माहौल में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो, UAE हो और दीगर ममालिक, जिस तरह से उनके बयानात और फिर उनकी मुलाकातें और उनकी कोशिश कि ख़ित्ते में अमन कायम हो, यानी मसला कश्मीर हल हो, ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको कि अब जब दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब तक कि ग्लोबल और रीजनल पावर्स जो हैं, जब तक वो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगी कि वो कश्मीर को छोड़ दे, कश्मीरियों को उनका UN की करारदादों के मुताबिक उनका फ़ैसला किया जाए, क्योंकि हर इंसान का इस दुनिया में हक़ है कि उसकी एक शनाख्त हो, एक सॉवरेनिटी हो, और आज़ादी हर इंसान का हक़ है। तो क्या वजह है कि कश्मीरियों को ये आज़ादी का हक़ नहीं दिया जाता? क्या हम इंसान नहीं हैं? तो ये दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हमारी जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन है कश्मीर की, जो उसकी सेंसिटिविटी, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, और ये यहाँ से एक CPEC ने भी गुजरना है, रीजनल पीस की भी बात है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है, और इसके साथ पूरे ख़ित्ते का जो अमन और प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी जो है और इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड है, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जितने ममालिक आ रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए, हम उसको वेलकम करते हैं, और हम उनको यही कश्मीरी कौम की तरफ से कहेंगे कि इस मसले का हल तभी मुमकिन हो सकता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो एक मेजर प्लेयर है, एक पार्टी है इसकी, UN इसका पार्टी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडिया है, पाकिस्तान, और सबसे बढ़ के कश्मीरी जो रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी अवाम है, वो प्रिंसिपल पार्टी है।
ठीक है, मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी वो जिस तरह से यकीनन जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अज़्म की, तो कश्मीरी भाइयों को भी हम नहीं भूलते हैं। आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी की। फैसल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसा गुजर रहा है 23 मार्च आपका? एक्सरसाइज कर लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही कमाल बात किया आपने कि एक्सरसाइज कर ली है। आप करते ये हैं हमें ना? अपनी जिंदगियों में चीज लेके आनी होगी। बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल। खुशी है कि हमें ये अहद करना है, अपनी फिटनेस का भी अहद करना है, क्योंकि हम वैसियत कौम पाकिस्तानी जो है, थोड़ा ये मानना पड़ेगा, लेजी लोग हैं, सुस्त हैं, मोटे हो रहे हैं। और अपने आप से ये बात मैं शुरू करूंगा। लेकिन अभी शुएब भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनको भी चाहिए कि ये भी एक्सरसाइज किया करें। लेकिन नहीं, अब मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। फैसले में तो ऑलरेडी एक्सरसाइज करता हूँ। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मेरा तो वेट भी ज्यादा नहीं है। नो डाउट, नो डाउट, आप बहुत फिट है माशाल्लाह। और आज आप दोनों जो हैं वो ग्रीन ड्रेस और आपने ये जो कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सबको आज इस दिन को बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, जबरदस्त, क्योंकि आज तजदीद अहद का दिन है और पहला अहद तो फिटनेस का हो गया। लेकिन जो आपने जो फैसल भाई आज ट्वीट किया ना, मुझे तो उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आई है कि ये वो चीज़ें जो नज़र आनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बात आपने की कि जब हम 1940 की ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि मिलकर आगे चलना होता है, मिलकर एक कॉज के लिए बढ़ना होता है, ऐसे में दुश्मन को ये पैगाम देना, यानी मैं दुश्मन से ज़्यादा वो हार्श वर्ड हो जाएगा, ऑपोजिशन ही कह देता हूँ, तो ऑपोजिशन को कहना कि आइए मिल बैठ कर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर आपकी तरफ से गया। इट्स वेरी गुड। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज तजदीद अहद का दिन है। 23 मार्च 1940 जब कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, तो आज हम इमरान खान हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तान को आगे ले जाने का हम सब मिलकर अहद करते हैं। और आज खुशी इस बात की है कि आज हमारी कौम, हमारे रियासती इदारे, हमारी अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया, हम सब इकट्ठे हैं और हम सब सियासी पार्टियों को भी यकजहती का मुजाहरा करना होगा और करप्शन के खिलाफ मिलकर काम करना होगा, जिहाद करना होगा। ऑपोजिशन को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए कि जहां गवर्नमेंट गलत जाए बिल्कुल उसकी तस्हीह करें और जहां ठीक हो उसका साथ दे। हाँ, कंस्ट्रक्टिव तामीरी ऑपोजिशन। मामला जातियात का नहीं है भाई, मामला मुल्क का है। और दीगर सियासी पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में, PMLN में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नीट एंड क्लीन है। कौन है वैसे फैसल भाई? अगर ये लिस्ट भी थोड़ी सी हमारे सामने रख दें, स्टार्टिंग फ्रॉम PMLN, फैसल भाई की नजर में नीट एंड क्लीन कौन है? नहीं, काफी लोग हैं, देखें वो तो सामने है, आपको ज्यादा पता होगा, जिन पे करप्शन के कोई केसेस नहीं है, जिन्होंने कभी कोई उस तरह से गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है। बहुत से लोग अच्छा फैसल भाई, आप कह रहे हैं बहुत है, मैं कहता हूं आप दो नाम लें, PMLN के 2 नाम और पीपल्स पार्टी के 2 नाम। देखिए, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट में इकट्ठा काम करते हैं। अब किसी का नाम रह गया तो फिर वो आज के दिन मुनासिब नहीं होगा। महक सही कह रही है कि ये बात 24 तारीख को हम कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। 24 तारीख को ये ना आप यूटर्न ले लें, आपके सारी उस तरफ के कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। हाँ, वैसे ये बात भी आपकी सही है कि बेशतर जो हैं उनमें ठीक लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में 24 तारीख को जिक्र जरूर होगा। अच्छा फैसल, चलें, ये तो आपकी ट्वीट और इतनी पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 23 मार्च 1940 को जब हम याद करते हैं, उस वक्त जो हमारा अज़्म था, उस वक्त जो हमारा जोश था, उस वक्त जो जज्बा था, आज वो हमें कहीं नज़र क्यों नहीं आता है? जब हम 23 मार्च हो जाए, 14 अगस्त हो जाए, तभी ये चीज़ें नज़र आती है। मुझे लगता है पूरा साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी ये जज्बा तो हमारी रगों में ऐसे दौड़ना चाहिए कि जैसे खून है। हाँ, पहले तो सिर्फ PTV होता था ना, तो वो असल में बात यह है कि अब बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सी बातें हैं, सारा वक्त हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, हमें स्पेशली न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, स्पेशली जिन प्रोग्राम्स में हम लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो हमें लड़ाई झगड़े के अलावा मिलता क्या है? तो हमारी 70% आबादी है 35 साल से कम उम्र के नौजवान। तो आप ठीक कह रही है, जब हम जो मैसेजेस लेते हैं, ये जो वो लेते हैं, तो एक अफरा तफरी हमें दिखाई देती है, एक सियासी
आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ दिखाई देती है। इस चीज़ को अब ख़त्म करना होगा क्योंकि ये चलने का नहीं है, क्योंकि ज़हन साजी ठीक नहीं हो रही है। ये यंग पॉपुलेशन को हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इस चीज़ का हल निकालना होगा। हर वक्त की लड़ाइयाँ, हर वक्त की ये चीज़ें ये जहन पे अच्छा असर नहीं डालती हैं। डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो लोग हैं वो परेशान ज़्यादा हैं। देखें, जब तक आपके अंदर एक आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन नहीं आएगी तो मसला तो रहेगा। और इंस्पिरेशन कहाँ से आनी है? वो आनी है इस पॉलिटिकल लीडरशिप से। अब जब हम ये बैठ के यहाँ पे देखेंगे कि जी इदारों पे हमले हो रहे हैं, अदालतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और पॉलिटिक्स के अंदर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर ये मैसेजेस ठीक नहीं है। और साथ ही में एक और बात भी है, हमारे यहाँ कई कमाल की चीज़ें हो रही हैं। मतलब पाकिस्तानी कौम जो है दुनिया की उन कौमों में आती है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। मोस्ट चैरिटेबल नेशंस के बीच में हम आते हैं, ये ज़बरदस्त बात है। हम दुनिया की वो कौम है जो सबसे ज़्यादा रेजिलियंट कौम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट जो यंग टैलेंट वो पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन है। दुनिया की वो फौज जिसने वो जंग लड़ी जो दुनिया की कोई फौज लड़ ही नहीं सकती, जो पाकिस्तानी फौज ने लड़ी। 70,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, $123 बिलियन का नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए। हमारे यहाँ कई कमाल चीजें हुई हैं, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें आज से इस पे भी काम करना है। आई डोंट नो वो कितना हो सकता है, 24 तारीख बहुत डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन हम तहरीरें तो एटलीस्ट उस तरफ हम स्टेप्स तो जरूर लेंगे। फैसल भाई, एक बात और, ये हुस्न इत्तेफाक है कि अब परेड 25 तारीख को होगी। 25 मार्च 1992 वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की क़यादत में। बिल्कुल। और 25 तारीख को अब दो खुशियां मनाएंगे। एक तो हम अपनी अफवाज की परेड देखेंगे जो कि दुनिया में देखी जाती है और दुनिया उसकी पजराई करती है। और फिर दुनिया ने पजराई की थी उस टीम की परफॉर्मेंस की। 92 क्या याद है? आप कहाँ थे शुएब? महक मैं बहुत छोटा था। मैं पैदा नहीं हुई थी। अरे ओहो, अच्छा चलें ठीक है। अब आप क्या शिनाख्ती कार्ड दोनों के चेक कराने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे याद है मेरे वालिद साहब वालिदा दोनों हयात थे और वो हम छोटे थे तो हमें लेकर चले गए क्वेटा। अच्छा। जाते वक्त हम ट्रेन पे गए थे क्वेटा, तो जाते वक्त सेमीफाइनल मैच आ गया, ठीक है जी। तो हमने वो रेडियो पे सुना था और वापसी पे हमारा फाइनल मैच आ गया, वो भी हमें रेडियो पे सुनना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा मैच जो है वो हमने दोनों मैचेस रेडियो पे सुने और देखे नहीं है। तो हमने खैर बाद में हाइलाइट्स देखी, लेकिन फिर रेडियो से बड़ा प्यार हो गया और मैं फिर रेडियो ब्रॉडकास्टर बन गया 92 के वर्ल्ड कप के बाद। तो वो एक क्या लम्हात थे जब इमरान खान साहब कहते रहे। फैसल भाई, आप चूंकि इस वक्त बिल्कुल उस फीलिंग में ना कि जो उस वक्त माहौल था, उस वक्त क्या फैसल भाई आपने सोचा था कि कभी आगे चलकर आप इमरान खान की आवाज़ बनेंगे, उनके तर्जुमान बनेंगे, उनके इतने करीब हो जाएंगे? उस वक्त भी उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये नहीं सोचा था कि वो सियासतदान बन जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी शौकत खानम के लिए वर्ल्ड कप खेला था, हॉस्पिटल के लिए खेला था और उनका मिशन था कि वो वर्ल्ड कप जीते और हॉस्पिटल बनाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने सियासत में आने का फैसला भी नहीं किया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये शख्सियत जो कि मतलब पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है, इमरान खान, उस वक्त 92 में बात कर रहा हूँ, जब वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, ये नहीं सोचा था कभी भी कि मैं इतना क्लोजली ज़िंदगी में उनके साथ काम करूँगा या उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा होऊंगा। ये नहीं समझ आई थी, क्योंकि क्रिकेट तो मुझे नहीं आती थी है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ज़रूर निकल सकता था। जब मैं छोटा था और यह वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो इसमें जो आवाज़ें सुनी थी हमने टोनी ग्रेग की, बिल लॉरी की, इयन चैपल की, चैनल 9 की, तो हुआ ये कि दिल के अंदर ये जरूर आया था कि क्रिकेट से एक ताल्लुक हो जाएगा मेरा, और वो है क्रिकेट कमेंट्री का। और वो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो क्रिकेट कमेंट्री का ताल्लुक बन गया। कमेंट्री हो गई बाद में तो फिर आप भी देखे ना,
आप यहाँ बैठ के क्या पॉलिटिकली कमेंट्री करते हैं? हम तो हम आवाम का मौके सामने रखते हैं बस। क्या करें, दिन भर होती है पॉलिटिक्स है फैसल भाई, इसलिए हमें भी करनी पड़ती है। फैसल भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट। जी प्लीज मेरी दोनों प्लीज। अभी आपने ब्रेक पे जाना होगा, इश्तिहार चला लीजिएगा, लेकिन एक नज़म आप दोनों के नाम और पूरी क्या बात है, प्लीज प्लीज। ठीक है, आज के दिन के हवाले से भी है और आगे बढ़ने के हवाले से भी है, और ख़ास तौर पे महक ने जो पहली बात की थी ना, उससे ये कनेक्ट करती है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और मौसम सारे मिलते हों, बस रंगो नूर बरसते हों और सारे हंसते बसते हों। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ का कारोबार ना हो, दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वहां खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। जहां मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सब के सब से साफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती की जहां भूख से रोटी सस्ती हो। आमीन। ये तो पूरी कौम की एक आवाज़ है इस पर कि आमीन। थैंक यू सो मच फैसल भाई साथ मौजूद थे। छोटे छोटे से रेजोल्यूशन ज़रूर सेट कीजिएगा आप भी, और बच्चों को भी बताएं कि रेजोल्यूशन सेट करना कितना अहम होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम भी बढ़ेंगे आगे, दिन भर होगी यौम पाकिस्तान की बात, सिर्फ आज नहीं 25 को भी होगी, क्योंकि 25 को हम परेड देखेंगे। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाय बाय।